हम्म जरा सोचकर देखिए कि आज का जो हमारा मॉडर्न साइंस है या क्वांटम फिजिक्स है, उसकी शुरुआत किसी हाईटेक लैब में नहीं हुई थी, बल्कि खूंखार जंगली जानवरों से बचने के लिए जो ऊंची दीवारें बनाई गई थी, राइट उनके पीछे हुई थी। राइट। और आज की इस डीप डाइव में हम इसी विषय की बिल्कुल गहराई में जाने वाले हैं। हाँ, मतलब आज हमने प्राचीन यूनानी इतिहास और कुछ बहुत ही जटिल शोध पत्रों का एक पूरा स्टैक खंगाला है। हमारा मिशन बहुत ही क्लियर है आज। हमें वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पश्चिमी दर्शन शास्त्र की बिल्कुल शुरुआती जड़ों की पड़ताल करनी है। एग्जैक्टली और जब मैं यहाँ शुरुआती कह रहा हूँ तो बात प्लेटो या अरस्तु जैसे बड़े और जाने माने नामों की नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं, हम समय में उनसे भी बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि विज्ञान और दर्शन का वो पूरा ढांचा जिस पर आज की दुनिया खड़ी है, वो असल में कुछ कुछ अलग सोचने वाले मिसफिट्स ने तैयार किया था। हाँ, और उन्हें हम प्री सुक्राटिक विचारक कहते हैं, यानी सुकरात से पूर्व के विचारक। राइट। ये वो पहले लोग थे जिन्होंने मिथकों से परे जाकर सबसे पहले ये पूछने की हिम्मत की थी कि ये ब्रह्मांड आखिर किस चीज से बना है। लेकिन इन विचारकों पर सीधा जंप करने से पहले रिसर्च में एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है। दर्शन शास्त्र जैसी चीज का पैदा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। बिल्कुल एक चमत्कार जैसा है। हाँ, और हमारे सोर्सेस के हिसाब से इस कहानी को समझने के लिए हमें उप सहारा अफ्रीका के विशाल मैदानों तक पीछे जाना होगा। अगर हम इसे मानव विकास यानी ह्यूमन इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो शुरुआती इंसान बेसिकली सामाजिक प्राणी थे। उन्हें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की बहुत सख्त जरूरत थी। राइट, सर्वाइवल ही सब कुछ था। एग्जैक्टली। जब वो आग के चारों ओर या अंधेरी गुफाओं में इकट्ठा होते थे तो वो सिर्फ ठंड से बचने के लिए नहीं था, वो मेनली जंगली जानवरों मतलब खूंखार शिकारियों से बचने के लिए होता था। हाँ। उस समय इंसान के दिमाग का बस एक ही गोल था, किसी भी तरह बस जिंदा रहना, सर्वाइवल मोड। यहाँ पर ना रिसर्च को समझने के बहुत ही कमाल का रोजमर्रा का उदाहरण दिया गया है। अच्छा। हाँ, मान लीजिए कि कोई एक सर्वाइवल वीडियो गेम खेल रहा है और स्क्रीन के कोने पर उसके कैरेक्टर का हेल्थ बार लगातार कम हो रहा है और वो लाल रंग में फ्लैश कर रहा है। बिल्कुल। अब ऐसे हालात में वो प्लेयर गेम के नए और खूबसूरत नक्शे एक्सप्लोर करने तो नहीं जाएगा ना। नहीं, वो तो सिर्फ एक हेल्थ पोशन ढूंढने भागेगा। एग्जैक्टली। उसका पूरा फोकस सिर्फ खुद को हील करने पर होता है। मतलब जब तक वो बुनियादी जरूरत पूरी नहीं होती तब तक दिमाग किसी और दिशा में काम कर ही नहीं सकता। ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। और इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, जब वो हेल्थ बार हरा हो जाता है, जब प्लेयर सुरक्षित हो जाता है, तब जाकर गेम में एक नया स्किल ट्री अनलॉक होता है। ओह नाइस। हाँ, सही कहा। मानव इतिहास के साथ भी लिटरली ऐसा ही हुआ था। मानव प्रगति कभी भी इस बारे में नहीं रही कि लोगों का एक समूह दूसरे से जन्म से ही ज्यादा अक्लमंद है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो इसका असल में क्या मतलब है? मतलब अगर बात जेनेटिक्स या जन्मजात बुद्धिमत्ता की नहीं थी, तो फिर क्या वजह थी कि कुछ समाजों ने ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने शुरू कर दिए और कुछ केवल बस शिकार करते रहे? देखिए, प्रगति पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करती है कि इंसान की ऊर्जा और बुद्धिमत्ता का कितना हिस्सा केवल जिंदा रहने की जद्दोजहद में खर्च हो रहा है। मेक्स सेंस। अगर सारा फोकस इस बात पर है कि अगली बार खाना कहाँ से मिलेगा या रात को कौन सा जानवर हमला करेगा, तो तारों की चाल समझने की फुर्सत किसी के पास नहीं होती। राइट, मतलब खाली समय ही नहीं है दिमाग के पास। हाँ, एक बड़ा बदलाव तब आता है जब किसी समुदाय की बेसिक नीड्स यानी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। जब खाना सुरक्षित हो जाता है और एक पक्का आश्रय बन जाता है, तो दिमाग पर पड़ा वो सर्वाइवल का भारी दबाव अचानक हट जाता है। और यहीं पर वो हेल्थ बार हरा हो जाता है। बिल्कुल। और जब ऐसा होता है तो लोगों के पास अचानक एक अतिरिक्त दिमागी शक्ति, जिसे हम एक्स्ट्रा ब्रेन पावर कह सकते हैं, वो आ जाती है। वाह। ये एक ऐसा रिसोर्स था जो पहले कभी इंसान के पास इतनी मात्रा में था ही नहीं। और यही वो एक्स्ट्रा पावर है जो कला, जटिल सरकारी प्रणालियों और फाइनली दर्शन शास्त्र को जन्म देती है।
सोर्सेज में यहाँ प्राचीन यूनान मतलब ग्रीस के किलेबंद समुदायों का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, फोर्टिफाइड कम्युनिटीज। वो समुदाय जिनके चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनी होती थीं। राइट। उन दीवारों के भीतर सुरक्षित होने के बाद ही इंसान असल में सर्वाइवल के रोजमर्रा की टेंशन से मुक्त हो पाया। मतलब एक बार दीवारें बंद गईं और ये तय हो गया कि अब रात में कोई भेड़िया या दुश्मन कबीला हमला नहीं करेगा, तब जाके दिमाग को वो आजादी मिली जहां वो अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट बातों पर विचार कर सके। यार ये वाकई एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब फिलॉसफी केवल कुछ बहुत ही स्मार्ट लोगों के अचानक पैदा हो जाने का नतीजा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो सुरक्षा और स्थिरता का एक सीधा बाय प्रोडक्ट था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इन सुरक्षित दीवारों ने लोगों को सोचने की आजादी दी, तो इस एक्स्ट्रा ब्रेन पावर का सबसे पहले इस्तेमाल किया किसने? और यही हमारी कहानी के मेन किरदार आते हैं, प्री सोक्रेटिक्स। राइट, सुकरात से पहले वाले। हाँ, प्री सोक्रेटिक का मतलब बहुत सीधा है। वो विचारक जो सुकरात से पहले आए। अब सुकरात का जन्म लगभग 469 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये सच है कि सुकरात ने फिलॉसफी की दुनिया को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। हाँ, सुकरात के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने दर्शन को कुछ चुनिंदा एलीट लोगों के हाथों से निकालकर आम सड़कों और चौराहों तक पहुंचा दिया था। ये बिल्कुल सही है। लेकिन सुकरात के उन सवालों तक पहुंचने से पहले किसी को तो वो शुरुआत के पहले सवाल पूछना ही थे ना। किसी को तो जमीन तैयार करनी थी। तो ये जमीन तैयार कहाँ हुई? पश्चिमी दर्शन शास्त्र मुख्य रूप से दो पड़ोसी क्षेत्रों से उभरा। एक था इटालियन स्कूल, जो इटली और सिसिली के इलाकों में था, और दूसरा था आयोनियन स्कूल, जो कि आज के आधुनिक तुर्की और ग्रीस के तटीय इलाकों में था। राइट, एग्जैक्टली। और हमारे आज के सोर्सेज मुख्य रूप से इसी आयोनियन परंपरा पे फोकस्ड हैं, क्योंकि पश्चिमी वैज्ञानिक सोच की सबसे मजबूत नींव यहीं पड़ी थी। पर आयोनिया ही क्यों? मतलब क्या उस जगह में कुछ खास था या ये बस एक इत्तेफाक था? ये कोई इत्तेफाक नहीं था। आयोनिया के शहर जैसे कि मिलेटस वो बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र थे। अच्छा, ट्रेड हब्स थे वो। हाँ, यहाँ मिस्र, बेबीलोन और ग्रीस के व्यापारी आते जाते थे। और देखिए, जब अलग अलग संस्कृतियों के लोग मिलते हैं तो वो सिर्फ सामान का व्यापार नहीं करते, वो विचारों का भी व्यापार करते हैं, कहानियों का व्यापार करते हैं। बिल्कुल। जब आयोनियन लोगों ने देखा कि हर संस्कृति के पास दुनिया के बनने की अपनी एक अलग ईश्वरीय कहानी है, कोई कह रहा है कि दुनिया को इस देवता ने बनाया, कोई कह रहा है उस देवता ने। राइट, तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये सारी कहानियां तो सच नहीं हो सकती ना। इसी सांस्कृतिक टकराव ने उन्हें मिथकों से हटाकर लॉजिक यानी तर्क की ओर धकेला। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है और मैं इस पर थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। बताइए। अगर सुकरात वो इंसान था जिसने ज्ञान को सड़कों तक पहुंचाया, तो क्या हम इससे ये मान लें कि ये प्री सोक्रेटिक्स महज अपनी दुनिया में खोए हुए ऐसे एलीट लोग थे जिनका आम जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं था? ये एक बहुत ही कॉमन क्रिटिसिज्म है। हाँ, मतलब क्या वो सिर्फ उन सुरक्षित दीवारों के पीछे बैठकर ख्याली पुलाव पका रहे थे जिनका किसी आम इंसान के लिए कोई मतलब ही नहीं था? ये एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, लेकिन अगर हम रिसर्च की गहराई में जाएं तो ये भ्रम पूरी तरह टूट जाता है। अक्सर एकेडमिक हलकों में ये मान लिया जाता है कि प्री सोक्रेटिक्स केवल मेटाफिजिक्स यानी तत्वमीमांसा तक ही सीमित थे। एक सेकंड, मेटाफिजिक्स, अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में डिकोड करें? हाँ, श्योर। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ ये जानने में लगे थे कि ये ब्रह्मांड आखिर किस चीज से बना है। एग्जैक्टली। मेटाफिजिक्स का बेसिक सवाल यही है कि रियलिटी का मूल नेचर क्या है। अब ये सरलीकरण आगे ये भी मान लेता है कि सुकरात ने आकर एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा की शुरुआत की। एपिस्टेमोलॉजी मतलब ये सवाल कि हम जो भी जानते हैं वो हम कैसे जानते हैं। राइट। लेकिन हमारे सोर्सेज बहुत स्पष्ट करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ओवर सिंप्लिफिकेशन है। असलियत में प्री सोक्रेट्स ऐसे संकीर्ण सोच वाले नहीं थे। अच्छा। वो बेहद खुले विचारों वाले वाइड ओपन थिंकर्स थे। उन्होंने मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी दोनों की बहुत गहराई से खोज की थी। तो क्या हम इन दोनों ही बातों को कुछ ठोस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? सबसे पहले मेटाफिजिक्स की ही बात करते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड की बुनियादी चीजों के बारे में क्या थ्योरीज दी थी? ये मेटाफिजिक्स का पहला बड़ा सिद्धांत दिया था। थेल्स का मानना था कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का जो मूल तत्व है वो पानी है। पानी? सीरियसली, आज के साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो ये थोड़ा अजीब और बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा होगा? यहीं पर हमें उनकी वैज्ञानिक सोच को समझना होगा।
देखिए, थेल्स ने सिर्फ हवा में तीर नहीं मारा था, उन्होंने प्रकृति का बहुत गहराई से ऑब्जर्वेशन किया था। ओके। उन्होंने देखा कि हर जीवित चीज को नमी की जरूरत होती है। बीज नमी में पनपते हैं, खून लिक्विड है, और पानी खुद ठोस यानी बर्फ, तरल और गैस यानी भाप का रूप ले सकता है। ओह राइट, पानी अपनी स्टेट बदल सकता है। बिल्कुल। तो उन्होंने तर्क दिया कि शायद हर चीज अंततः पानी का ही एक अलग रूप है। अब भले ही आज हम जानते हैं कि उनका ये कंक्लूजन गलत था, लेकिन उनका तरीका पूरी तरह से वैज्ञानिक था। हाँ, मतलब वो दुनिया को समझाने के लिए देवताओं की कोई कहानी नहीं गढ़ रहे थे, वो एक नेचुरल कारण ढूंढ रहे थे। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही शानदार है। यानी बात सिर्फ क्या की नहीं थी, बात क्यों और कैसे की थी। तो थेल्स के बाद क्या हुआ? क्या बाकी विचारकों ने बस उनकी बात मान ली? बिल्कुल नहीं। और असल में विज्ञान की असली शुरुआत तो यहीं से हुई। थेल्स के ही एक स्टूडेंट थे एनाक्सीमेंडर। ओके। उन्होंने अपने ही गुरु को चैलेंज कर दिया। एनाक्सीमेंडर ने कहा कि अगर सब कुछ पानी है तो फिर दुनिया में आग कैसे मौजूद हो सकती है? पानी तो आग को बुझा देता है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। राइट। तो उन्होंने तर्क दिया कि मूल तत्व कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इन सभी भौतिक गुणों से बिल्कुल परे हो। उन्होंने इसे एपिरॉन कहा। एपिरॉन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है असीम या अनंत, बाउंडलेस। वाओ, ये तो सीधा सीधा मॉडर्न फिजिक्स के डार्क मैटर या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा लग रहा है, जहां बेसिक चीज किसी एक फॉर्म में नहीं बंधी है। एकदम परफेक्ट तुलना की आपने। और फिर उनके बाद एनाक्सिमेनीज आए। उन्होंने कहा कि मूल तत्व हवा है। हवा? हवा। अब ये वापस एक फिजिकल चीज पर आ गए। हाँ, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर ये समझाया कि कैसे हवा बाकी चीजों में बदलती है। उन्होंने कंडेंसेशन और रेयरफैक्शन की बात की। यानी संघनन और विरलन। राइट। यानी हवा जब बहुत ज्यादा सिकुड़ती है तो वो पानी और फिर पत्थर बन जाती है, और जब फैलती है तो वो आग बन जाती है। वो डेंसिटी के आधार पर पूरी दुनिया को समझा रहे थे। यार, ये सब सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो बस एलीट लोग थे जो फालतू की बातें कर रहे थे। वो तो सच में फिजिक्स और केमिस्ट्री की नींव रख रहे थे। बिल्कुल। लेकिन आपने एपिस्टेमोलॉजी का भी जिक्र किया था, यानी हम कैसे जानते हैं कि हम क्या जानते हैं। प्री सोक्रेटिक्स ने इस पर कैसे काम किया? ये दर्शन शास्त्र का वो हिस्सा है जहां सच में दिमाग के तार झंझना जाते हैं। आयोनियन विचारकों ने बहुत जल्दी ये महसूस कर लिया था कि इंसान की इंद्रियां यानी हमारे सेंसेस, हमारी आंखें, हमारे कान, ये हमें धोखा दे सकते हैं। अच्छा, कोई एग्जाम्पल? इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है पानी में डूबी हुई लकड़ी का। ओह हाँ, अगर हम पानी से भरे ग्लास में एक सीधी पेंसिल या लकड़ी डालते हैं तो वो बाहर से मुड़ी हुई या टूटी हुई दिखाई देती है। सटीक। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी आंखें हमें सच बता रही हैं? नहीं, लकड़ी मुड़ी हुई तो नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल सीधी है। तो प्री सोक्रेटिक्स ने ये सवाल उठाया कि अगर हमारी आंखें हमें इतनी छोटी सी बात में धोखा दे सकती हैं, तो हम ब्रह्मांड के इतने बड़े सच को अपनी आंखों या कानों पर भरोसा करके कैसे समझ सकते हैं? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। तो फिर उनके हिसाब से सच तक पहुंचने का रास्ता क्या था? उन्होंने कहा कि सच तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है तर्क, यानी रीजन या लोगोस। यहीं से मानव इतिहास में पहली बार ये विचार आया कि दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी वो दिखती है, और सच्चाई को केवल गहरे लॉजिकल थिंकिंग से ही समझा जा सकता है। कोई और विचारक था जिसने इस पे बात की हो? हाँ, हेराक्लिटस नाम के एक बहुत ही महान विचारक थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ हमेशा बदल रहा है। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि आप एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। हाँ, क्योंकि दूसरी बार जब आप कदम रखेंगे तो वो पानी आगे बह चुका होगा और वो नदी बदल चुकी होगी। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ पार्मेनिडेस जैसे विचारक भी थे जिन्होंने इसका ठीक उल्टा तर्क दिया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बदलाव केवल एक इल्यूजन है, एक भ्रम है जो हमारी इंद्रियां हमें दिखाती हैं। असल में वास्तविकता एक है, अखंड है, और वो कभी नहीं बदलती। ये तो सच में दिमाग को चकरा देने वाली बातें हैं। और ये सोचना कि ये सब बातें आज से 2500 साल पहले बिना किसी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के सोची जा रही थी, बस एक सुरक्षित दीवार के पीछे बैठकर, हाँ, ये इंसान के दिमाग की असली ताकत को दिखाता है। तो अब अगर हम वापस अपने उस सवाल पर आएं कि क्या वो महज अपनी दुनिया में खोए हुए लोग थे, तो जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। राइट? वो हर उस पहलू को छू रहे थे जो इंसान की समझ के दायरे में आ सकता था।
वो दुनिया के पहले वैज्ञानिक और पहले असली दार्शनिक थे। ये उसी एक्स्ट्रा ब्रेन पावर का ही कमाल था। देखिए, जब दिमाग सर्वाइवल मोड से बाहर आता है ना, तो वो केवल एक ही दिशा में नहीं भागता, वो हर दिशा में फैलने की कोशिश करता है और ब्रह्मांड की परतों को उधेड़ने लगता है। चलिए अब तक की इस पूरी जबरदस्त जर्नी को एक साथ समेटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा भी कैसे ये पूरी कहानी उप सहारा अफ्रीका के उन विशाल खतरनाक मैदानों में आग के चारों ओर बैठे इंसानों के जीवन संघर्ष से शुरू होती है। उस लाल चमकते हुए हेल्थ बार से लेकर ग्रीस के सुरक्षित ऊंची दीवारों वाले शहरों तक का ये सफर, ये कोई मामूली सफर नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसी सुरक्षा ने इन आयोनियन विचारकों को वो मूल्यवान बौद्धिक आजादी दी जिससे वो ब्रह्मांड के रहस्यों पर सवाल उठा सकें। ये सफर हमें बहुत ही क्लियरली बताता है कि इंसान की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी असीमित है, बस उसे फलने फूलने के लिए सही माहौल और फुर्सत चाहिए होती है। और हमारे सोर्सेज हमें इन शुरुआती दार्शनिकों के योगदान की एक बहुत ही पावरफुल झलक देते हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस आजादी ने दुनिया को सोचने का एक बिल्कुल नया चश्मा दिया। हाँ। थेल्स, जिसे हमने दुनिया का पहला दार्शनिक कहा, उसने दुनिया और इसकी घटनाओं को देखकर मानव इतिहास में पहली बार एक ऐसी बात कही जिसने इंसान के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और वो बात क्या थी? उसने कहा था कि इन सब घटनाओं में देवताओं का कोई हाथ नहीं है। ये मानव इतिहास का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जरा सोचिए उस दौर के बारे में, जब हर बारिश, हर अचानक आए तूफान या सूरज ग्रहण को किसी न किसी देवता के क्रोध से जोड़कर देखा जाता था। ग्रहण लगने पर लोग सोचते थे कि आसमान का कोई राक्षस सूरज को निगल रहा है। राइट, सब कुछ सुपरनैचुरल था। हाँ। तब एक इंसान खड़ा होता है, और थेल्स ने तो बाकायदा एक सूर्य ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी भी की थी। वाओ! और वो कहता है कि प्राकृतिक घटनाओं के पीछे केवल प्राकृतिक कारण होते हैं, कोई अदृश्य ईश्वरीय शक्ति नहीं है जो हमसे नाराज है। इस एक बेबाक विचार ने इंसान के सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया और मॉडर्न साइंस के लिए एक साफ रास्ता खोल दिया। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है और मुझे लगता है कि ये बात आज के हमारे मॉडर्न टाइम से भी बहुत ही सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर प्राचीन काल में जीवित रहने की चिंता से मुक्ति, दीवारों की सुरक्षा और उस अतिरिक्त समय ने फिलॉसफी, विज्ञान और लॉजिक जैसी महान चीजों को जन्म दिया, तो जरा आज के इस तकनीकी युग पर नजर डालिए। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और बड़े पैमाने पर हो रहा ऑटोमेशन ये इंसान को इतिहास में सबसे अधिक खाली समय देने वाले हैं। राइट, मशीनें हमारे बहुत से रूटीन और सर्वाइवल वाले काम अपने हाथों में ले रही हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से एआई हमारे लिए आधुनिक युग की वो नई दीवारें बना रहा है जो हमें काम के भारी दबाव से सुरक्षित कर रही हैं। वाओ, ये तो बहुत ही तगड़ा पर्सपेक्टिव है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नया अतिरिक्त समय और ये नई एक्स्ट्रा ब्रेन पावर अब किस चीज को जन्म देगी? जब हमारे पास काम करने का दबाव नहीं होगा, तो क्या मानवता एक नए और अनप्रिडिक्टेबल बौद्धिक युग की दहलीज पर खड़ी है? क्या हम फिर से किसी ऐसे ही बड़े वैचारिक बदलाव के गवाह बनने वाले हैं जैसा आयोनिया के उन विचारकों के दौर में हुआ था? या फिर ये नई फुर्सत हमें किसी बिल्कुल अलग और शायद अनजानी दिशा में ले जाएगी? सच में यार, ये सवाल हमें उस आसमान की तरफ एक बार फिर से देखने पर मजबूर कर देता है। और शायद अगली बार जब हम तारों को देखेंगे तो हम खुद से यही पूछेंगे कि इंसान का ये अगला चैप्टर आखिर क्या होने वाला है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। मतलब कभी-कभी ना रात में जब सन्नाटा होता है और आप आसमान की तरफ देखते हैं तो दिमाग में अचानक ये ख्याल आता है कि ये सब आखिर क्यों मौजूद है? मतलब ये ब्रह्मांड, ये तारे, हम खुद। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इंसान होने के नाते ये बहुत ही एक स्वाभाविक सा सवाल है जो कभी ना कभी हर किसी के मन में उठता ही है ना? और मजेदार बात तो ये है कि जब भी ये विचार आता है तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही नया या अनोखा संकट है हमारे अस्तित्व का। सही कहा। ये एक बहुत ही आम धारणा बन गई है आजकल। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को लगता है कि ये जो ब्रह्मांड के अर्थ को खोजने की बेचैनी है ना, ये सिर्फ आज के युग की उपज है। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। आसमान की तरफ देखकर यह सवाल पूछना मानव इतिहास की एक बहुत ही पुरानी परंपरा का हिस्सा है। एक ऐसी परंपरा जिसने ना सिर्फ हमारे सोचने का तरीका बदला, बल्कि सच कहूं तो पूरी मानव सभ्यता की दिशा ही तय कर दी। और आज के हमारी इस गहरी चर्चा का जो मिशन है ना,
वो बिल्कुल इसी बिंदु से शुरू होता है। आज हम पश्चिमी दर्शन शास्त्र यानी वेस्टर्न फिलॉसफी के बिल्कुल जड़ों को खोजने जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे सामने जो मुख्य स्रोत है उसका नाम है डॉन ऑफ रीजन, द आयोनियन पायोनियर्स ऑफ वेस्टर्न थॉट। इस चर्चा के जरिए हमारा असल मकसद ये समझना है कि ब्रह्मांड के बारे में सबसे बुनियादी सवाल सबसे पहले किसने पूछे और कैसे पूछे। और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, जब हम दर्शन शास्त्र की शुरुआत की बात करते हैं तो हम प्लेटो या अरस्तु की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। हम इतिहास में उनसे भी बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें उनके वक्त में मिसफिट्स और विजनरी कहा जाता था। ये वो लोग थे जिन्होंने पहली बार ये पूछने की हिम्मत की थी कि ये ब्रह्मांड असल में किस चीज से बना है। इस चर्चा का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमारे पास विज्ञान के जो भी नियम है या तकनीक की जो भी समझ है, उन सब की पूरी नींव इन्हीं शुरुआती विचारकों पर टिकी है। इतिहास में इन्हें प्री सोक्रेटिक्स या सुकरात पूर्व विचारक कहा जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे सामने कोई बहुत ही पुरानी, रहस्यमयी और विशाल इमारत खड़ी है, और वो इमारत हमारा आज का आधुनिक विज्ञान और दर्शन है। अच्छा उदाहरण है। तो आज की इस चर्चा में हम उस पूरी इमारत के डिजाइन को नहीं, बल्कि उसकी सबसे पहली ईंट को खोजने जा रहे हैं। वो पहली ईंट कहाँ रखी गई, किसने रखी, और सबसे बड़ी बात कि क्यों रखी। ये इमारत और पहली ईंट वाला उदाहरण वाकई इस पूरी चर्चा का एक बहुत बढ़िया आधार तय करता है। लेकिन उस पहली ईंट तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा जमीन की हालत को समझना होगा। बिल्कुल। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन प्राचीन लोगों ने क्या सोचा, सवाल ये है कि वो ऐसा सोच कैसे पाए। मेरा मतलब है, फिलॉसफी का जन्म ऐसी अचानक शून्य में से तो नहीं हो गया था ना। हाँ, इसके पीछे मानव विकास का एक बहुत लंबा और काफी संघर्ष से भरा इतिहास है। और इस ऐतिहासिक पहलू को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर दिमाग में आता है कि यार, शुरुआती इंसानों के पास बैठकर इन सब रहस्यों पर सोचने का टाइम आखिर कहाँ से आया। सही बात है। और हमारा जो स्रोत है ना, वो हमें इसी सवाल का जवाब देने के लिए सीधा अफ्रीका के सब सहारा मैदानों के शुरुआती मानव इतिहास में ले जाता है, जहां शुरुआती इंसान बस किसी तरह सामाजिक प्राणी तो थे वो, लेकिन उनका ये समाज किसी बौद्धिक चर्चा के लिए तो बना नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो समूहों में बस इसलिए रहते थे क्योंकि वो उनके लिए बहुत जरूरी था। रात में जब वो अपनी गुफाओं में या वो आग के गड्ढों के पास इकट्ठा होते थे, तो उनका मकसद सिर्फ ठंड से बचना नहीं था, बल्कि खतरनाक जानवरों से बचना था। एकदम सही। उनका एक ही लक्ष्य था, सर्वाइवल, यानी किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। बस अगली सुबह तक सांस लेते रहना, दिन भर खाना ढूंढो और खुद किसी का खाना बनने से बचो। बस यही रूटीन था उनका। हाँ, और यहाँ हमारे स्रोत से एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है। मानव इतिहास में जो भी दिमागी विकास हुआ है, वो कभी भी इस बात का सीधा नतीजा नहीं रहा कि इंसानों का एक समूह दूसरे समूह से पैदाइशी तौर पर ज्यादा समझदार था। अच्छा। हाँ, जो दिमागी क्षमता थी, जिसे हम हार्डवेयर कह सकते हैं, वो लगभग सभी के पास एक जैसी ही थी। असल फर्क इस बात से पड़ा कि उस दिमागी क्षमता का कितना हिस्सा सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद में खर्च हो रहा था और कितना हिस्सा बच रहा था। अरे वाह, यहाँ मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। क्या हम इसे आज की तकनीक से जोड़कर देख सकते हैं? मान लीजिए एक स्मार्टफोन है। जब फोन की बैटरी सिर्फ 1 या 2% बची होती है, तो फोन खुद को पावर सेविंग मोड या सर्वाइवल मोड में डाल लेता है ना। उस वक्त आप फोन पर कोई भारी गेम नहीं खेल सकते, कोई बड़ी वीडियो एडिट नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। फोन आपको सिर्फ इतना करने देता है कि आप कोई बहुत जरूरी इमरजेंसी कॉल कर लें। हाँ। तो क्या शुरुआती इंसानों का दिमाग भी इसी 1% बैटरी वाले मोड पे चल रहा था? ये बैटरी वाली एनालॉजी सुनने में काफी दिलचस्प है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा असहमत हूँ। क्यों? देखिए, इंसानी दिमाग कोई मशीन या स्मार्टफोन तो है नहीं कि बैटरी कम हुई तो पूरी तरह शटडाउन हो जाए या बस एक ही काम करे। सर्वाइवल मोड में होने के बावजूद शुरुआती इंसान गुफाओं में चित्र बना रहे थे, औजार बना रहे थे। हाँ, वो तो है। ज्यादातर एनर्जी रोजमर्रा के खतरों से लड़ने में खर्च हो जाती है, तो वो लगातार इन अमूर्त या गहरे विचारों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। तारों की गति के बारे में सोचने के लिए एक फुर्सत चाहिए, जो सर्वाइवल मोड में नहीं मिलती। तो फिर ये बदलाव कैसे आया? वो जो बैटरी थी वो फुल चार्ज कैसे हुई? ये कहानी तब बदलती है जब मानव समाज खेती और बस्तियों की तरफ बढ़ता है।
जब किसी समुदाय की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जैसे खाने की गारंटी, जानवरों से सुरक्षा, सिर पर छत। बिल्कुल, तब इतिहास में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। इंसानी दिमाग के पास अचानक एक एक्स्ट्रा ब्रेन पावर या अतिरिक्त दिमागी क्षमता बच जाती है। सर्वाइवल की चिंता खत्म होने पर जो समय बचता है ना, जिसे हम फुर्सत कह सकते हैं, असल में वही गेम चेंजर था। मतलब जब फोन 100% चार्ज हो गया और प्लग से जुड़ा है, तब आप उस पर भारी काम कर सकते हैं। हाँ, एक तरह से। और इसी बची हुई ऊर्जा से उन्नत कला का जन्म हुआ, विज्ञान की शुरुआत हुई और सबसे बढ़कर दर्शन शास्त्र की नींव पड़ी। स्रोत में प्राचीन ग्रीस का बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है। वो जो किलेबंद समुदाय वाली बात है। हाँ, वो एक वर्ल्ड कम्युनिटी की तरह विकसित हुआ था। एक बार जब समाज उन मजबूत दीवारों के अंदर सुरक्षित हो गया, तो हर रात भेड़ियों का डर नहीं सताता था उन्हें। अब दिमाग आजाद था कि वो अस्तित्व के गहरे सवालों पर विचार कर सकें। तो इसका मतलब दर्शन शास्त्र और सुरक्षा का चोली दामन का साथ है। अगर आज के समय का कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी किसी ऐसी जगह फंस जाए जहां उसकी जान को हर पल खतरा हो, तो उसकी सारी बौद्धिक क्षमता धरी की धरी रह जाएगी। बिल्कुल। पीछे अगर कोई खूंखार जानवर पड़ा है, तो दिमाग सिर्फ भागने के तरीके सोचेगा, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में नहीं। ये एक बहुत ही कठोर लेकिन अटल सत्य है। जब इंसान रोजमर्रा के शारीरिक खतरों से आजाद होता है, तभी सच्ची रचनात्मकता बाहर आती है। ये सफर वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमारे पास एक ऐसा समाज है जो सुरक्षित है, उनके पास अतिरिक्त दिमागी क्षमता है, सर्वाइवल से फुर्सत मिल चुकी है। तो अब सवाल ये है कि खाली दिमाग ने जब दौड़ना शुरू किया, तो सबसे पहले ये नए सवाल किसने पूछे, जो हमें सीधे सुकरात पूर्व विचारकों यानी प्री सोक्रेटिक तक ले जाता है। हाँ, और ये शब्द प्री सोक्रेटिक अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी समेटे हुए है। इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि वो सारे दार्शनिक जो सुकरात से पहले आए। सुकरात का जन्म 469 बीसी में हुआ था और उन्हें दर्शन शास्त्र में गेम चेंजर माना जाता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने फिलॉसफी को आम लोगों तक पहुंचाया था ना। बिल्कुल। सुकरात से पहले दर्शन शास्त्र मुख्य रूप से कुछ चुनिंदा मतलब अमीर और कुलीन लोगों के बीच का विषय था। सुकरात ने ऐसे बंद कमरों से निकालकर एथेंस की आम सड़कों और बाजारों में ला खड़ा किया। लेकिन यहाँ मुझे ना एक ऐतिहासिक अन्याय सा महसूस होता है। कैसा अन्याय? मतलब जब भी दर्शन शास्त्र की बात होती है, तो ज्यादातर किताबें सुकरात को ही सारा क्रेडिट दे देती हैं। ऐसा लगता है जैसे सोचने समझने की शुरुआती बस उन्हीं से हुई हो। क्या हम इन शुरुआती विचारकों के साथ थोड़ा भेदभाव नहीं कर रहे? आप इसे कैसी देखती हैं? एक तुलना करते हैं। मान लीजिए एक बहुत मशहूर गाना है, जो सिंगर उस गाने को गाता है, स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस देता है, पूरी दुनिया सिर्फ उसी की तारीफ करती है। लेकिन जिस गीतकार ने, जिस लिरिसिस्ट ने वो गाना लिखा है, उसे कोई नहीं पहचानता। क्या हम प्री सोक्रेटिक्स को वही गुमनाम गीतकार नहीं कह सकते? ये तुलना कुछ हद तक काम तो करती है, लेकिन मैं यहाँ फिर से थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। अच्छा। सुकरात ने सिर्फ किसी और का लिखा गाना नहीं गाया था, उन्होंने असल में सोचने का पूरा जॉनर ही बदल दिया था। प्री सोक्रेटिक्स मुख्य रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर केंद्रित थे, जबकि सुकरात ने उस दिशा को मोड़कर इंसान की नैतिकता और जीवन जीने के तरीके पर लगा दिया। ये बात भी है। लेकिन हाँ, आपकी बात के दूसरे पहलू से मैं पूरी तरह सहमत हूं। सुकरात ने सोचने का विषय भले ही बदल दिया हो, लेकिन तार्किक रूप से सोचने की जो नींव थी, जो कच्चा माल था, वो इन्हीं सुकरात पूर्व विचारकों ने तैयार किया था। यानी सवाल पूछने की जो आदत थी, वो पहले ही विकसित हो चुकी थी। किसी न किसी को तो अंधविश्वासों से हटकर शुरुआत करनी ही थी। बिल्कुल। और अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है कि ये लोग थे कौन। स्रोत के अनुसार पश्चिमी दर्शन शास्त्र का ये शुरुआती दौर मुख्य रूप से दो अलग अलग क्षेत्रों से उभरा। पहला था इटालियन स्कूल और दूसरा था आयोनियन स्कूल, जो आधुनिक तुर्की और ग्रीस के तटीय इलाकों में फला फूला। और हमारा मुख्य केंद्र आयोनियन परंपरा ही है ना? हाँ, क्योंकि आधुनिक विज्ञान और आलोचनात्मक सोच की सबसे गहरी जड़ें यहीं मिलती हैं। आयोनिया की भौगोलिक स्थिति बहुत अहम थी। तटीय शहर थे, व्यापार होता था, और व्यापार के साथ साथ विचारों और संस्कृतियों का भी लेन देन होता होगा। ये एकदम सही। जब आप अलग अलग सभ्यताओं के लोगों से मिलते हैं और देखते हैं कि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अलग अलग भगवान हैं, तो दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि अगर सबकी कहानियां अलग हैं, तो भाई असली सच क्या है? ये बहुत ही शानदार संदर्भ है। और यहीं पर स्रोत में एक बहुत बड़ी गलतफहमी का जिक्र है जो सदियों से चली आ रही है। अक्सर ये कहा जाता है कि सुकरात से पहले के जो विचारक थे, उनका दायरा सिर्फ मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा तक सीमित था। मतलब वो बस यही सोचते थे कि ये ब्रह्मांड किस चीज से बना है, पानी से, आग से? हाँ, और ये माना जाता है कि सुकरात के आने के बाद ही एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा की शुरुआत हुई। एपिस्टेमोलॉजी
मतलब ये पूछना कि हम जो भी जानते हैं वो हमें कैसे पता है कि हम वाकई जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत इस बात को पूरी तरह खारिज करता है। आयोनियन विचारक कोई संकीर्ण सोच वाले नहीं थे, वो बहुत ही विस्तृत विचारक थे। वो एक साथ दोनों मोर्चों पर काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आयोनियन विचारक पानी में आधी डूबी हुई एक लकड़ी को देखता है। पानी के अंदर लकड़ी टेढ़ी दिखती है, बाहर निकालो तो सीधी होती है। पौराणिक युग में लोग कह देते कि ये किसी जल देवता का चमत्कार है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आयोनियन विचारक ने सवाल पूछा कि क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं या पानी लकड़ी को बदल रहा है। ये एक क्रांतिकारी क्षण था। अरे वाह, मतलब वो केवल ये नहीं पूछ रहा था कि लकड़ी किस चीज से बनी है, जो कि मेटाफिजिक्स हो गया, वो अपने खुद के देखने और समझने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा था। बिल्कुल, वो पूछ रहा था कि क्या इंसान की इंद्रियों पर भरोसा किया जा सकता है। ये तो वाकई कमाल है। अगर इस बात को शुरुआत वाली उस पुरानी इमारत वाली एनालॉजी से जोड़ें, तो इसका मतलब है कि ये आयोनियन लोग सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि इस ब्रह्मांड की इमारत को बनाने में कौन सी ईंट लगी है, बल्कि वो उस चश्मे पर भी सवाल उठा रहे थे जिसे पहनकर वो उस इमारत को देख रहे थे। वो पूछ रहे थे कि क्या ये चश्मा मुझे दुनिया का सही रूप दिखा रहा है। चश्मे वाली एनालॉजी इस बात को बहुत ही आसानी से समझा देती है। और ये जो खुली सोच थी ना, यही असल में आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बिल्कुल स्पष्ट शुरुआत थी। मानव इतिहास में पहली बार इंसान पुरानी कहानियों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं कर रहा था। उन्होंने मानना शुरू कर दिया था कि ब्रह्मांड का अपना स्वतंत्र नियम है जिसे इंसान अपनी बुद्धि से समझ सकता है। तो कुल मिलाकर इंसानों ने पहले खुद को सुरक्षित किया, फिर जब एक्स्ट्रा ब्रेन पावर मिली तो ऐसे सवाल पूछे जिन्होंने मिथकों की दुनिया को तोड़ दिया। और हमारे स्रोत के अंत में इसके दूसरे भाग के लिए एक बहुत ही रोमांचक झलक दी गई है। आगे हम सबसे पहले दार्शनिक से मिलेंगे जिसने दुनिया को देखा और पहली बार घोषणा की कि इन सब में देवताओं का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, थेल्स। उसने धर्म और विज्ञान की रेखाओं को पहली बार पूरी तरह से अलग किया। थेल्स के बारे में तो अगले हिस्से में जानेंगे ही, लेकिन आज की इस चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल मेरे मन में आ रहा है। आज के इस आधुनिक युग में तकनीक ने हमें चारों तरफ से बहुत सुरक्षित कर दिया है। मतलब आज का इंटरनेट, स्मार्ट घर, ये सब प्राचीन ग्रीस के उस वर्ल्ड कम्युनिटी से कहीं ज्यादा सुरक्षित माहौल देते हैं। बुनियादी सर्वाइवल की चिंताएं तो लगभग ना के बराबर है। और यहीं से वो असली सवाल पैदा होता है। जब आज सर्वाइवल का खतरा सबसे कम है, तो क्या उस एक्स्ट्रा ब्रेन पावर का इस्तेमाल ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में हो रहा है? आयोनियन विचारकों ने तो अपने ज्ञान के चश्मे पर सवाल उठाया था। आज वो चश्मा हमारी स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर की स्क्रीन बन चुका है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि इतनी फुर्सत होने के बावजूद कहीं हमने एक नए तरह के डिजिटल सर्वाइवल का जाल तो नहीं बुन लिया है, जहां बुनियादी जरूरतें तो पूरी हैं, लेकिन दिमाग बस एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की तरफ भाग रहा है। क्या आधुनिक इंसान सारी सुरक्षा होने के बावजूद विचारों की दुनिया में वापस उसी गुफा वाले सर्वाइवल मोड में तो नहीं लौट गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो प्राचीन दर्शन को आज के बिल्कुल मौजूदा हालात से जोड़कर खड़ा कर देता है, जिस पर हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक ऐसे सफर पे जा रहे हैं जो वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला है। जरा सोच कर देखिए, आज से करीब 2400 साल पहले एक इंसान ने बिना किसी माइक्रोस्कोप के, बिना किसी मॉडर्न लैब के, सिर्फ एक जगह शांति से बैठकर ये खोज लिया था कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण आखिर दिखता कैसा है। बिल्कुल। और ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। हाँ, मतलब उसका ये सच उस समय के समाज के लिए इतना खतरनाक साबित हुआ कि इतिहास के बड़े बड़े विचारकों ने उसकी किताबें तक जलाने की कोशिश की। मतलब एक ऐसा विचार जो शक्तिशाली लोगों को इतना डरा दे कि वे उसे इतिहास से ही मिटाना चाहें। और अगर हम इसे इतिहास के नजरिए से देखें ना, तो ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि उस जमाने में लोग हर चीज के लिए बस देवताओं को जिम्मेदार मानते थे। बारिश हो रही है तो देवताओं की कृपा है, भूकंप आ रहा है तो उनका गुस्सा है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ बस जादू या चमत्कार था। एकदम सही। पर तब उस अकेले इंसान ने कहा कि नहीं, ये पूरी दुनिया, इंसान, पेड़ पौधे और यहाँ तक के हमारे विचार भी सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटे छोटे अदृश्य कणों से बने हैं। हमारी आज की इस चर्चा के जो भी स्रोत और रिसर्च मटेरियल हैं, वे हमें सीधे इसी क्रांतिकारी विचारक यानी डेमोक्रिटस की दुनिया में ले जाते हैं। डेमोक्रिटस। इस सफर के पिछले हिस्सों में हमने देखा था कि दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी की शुरुआत आखिर कैसे हुई
दुनिया के पहले दार्शनिक थेल्स का मानना था कि ब्रह्मांड का बेसिक सिर्फ पानी है। हाँ, पानी। फिर हेराक्लिटस आए जिनका कहना था कि सब कुछ बस आग है और दुनिया हमेशा बदलती रहती है। लेकिन डेमोक्रिटस की कहानी एकदम अलग है। हमारा आज का मिशन ही यही समझना है कि कैसे इस व्यक्ति ने केवल अपने दिमाग और शुद्ध लॉजिक की ताकत से ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी कण को डिकोड कर लिया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम ये समझेंगे कि कैसे गलत होने का साहस पूरी दुनिया की वैज्ञानिक सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। मतलब डेमोक्रिटस कोई जादूगर तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। वे केवल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सही सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। जब हम डेमोक्रिटस को इतना बड़ा क्रांतिकारी कहते हैं तो सारा फोकस उनके परमाणु या एटम के सिद्धांत पर आ जाता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि डेमोक्रिटस ने अपने गुरु ल्यूसिपस के साथ मिलकर ये थ्योरी दी थी। ल्यूसिपस। हाँ। अगर मैं इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझूं, मान लीजिए मेरे हाथ में एक सेब है। मैं एक बहुत तेज चाकू लेती हूँ और उस सेब को ठीक बीच से काट देती हूँ। फिर मैं उस आधे हिस्से को लेती हूँ और उसे फिर से आधा काटती हूँ। अच्छा। फिर उस चौथाई हिस्से को और काटती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मेरे पास दुनिया का सबसे बारीक और तेज चाकू हो तो क्या ये काटने का सिलसिला कभी खत्म होगा? आपके इस सेब वाले उदाहरण ने तो सीधे तौर पर प्राचीन यूनान की एक बहुत ही मशहूर और उलझा देने वाली तार्किक पहेली की नब्ज पकड़ ली है। उस समय ज़ेनो का विरोधाभास या जिसे ज़ेनोस पैराडॉक्स कहते हैं, वो पहेली बहुत चर्चा में थी। ज़ेनोस पैराडॉक्स? हाँ, ज़ीनो एक दार्शनिक थे जिन्होंने गणित और लॉजिक का इस्तेमाल करके ये साबित करने की कोशिश की थी कि गति या मोशन असल में एक भ्रम है। क्या बात कर रहे हो? गति एक भ्रम है? मतलब उनके हिसाब से दुनिया में कुछ भी अपनी जगह से हिलता ही नहीं है? हाँ, तकनीकी रूप से उनका तर्क कुछ ऐसा ही था। उन्होंने एक दौड़ का उदाहरण दिया। ज़ीनो ने कहा कि मान लीजिए एक धावक को फिनिश लाइन तक पहुंचना है, तो फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले उसे उस दूरी का आधा हिस्सा तय करना होगा। लॉजिकल है। मान लीजिए 100 मीटर की दौड़ है, तो उसे पहले 50 मीटर पर पहुंचना होगा। अब जो बाकी 50 मीटर बचे हैं, उसे पूरा करने के लिए उसे पहले उस बची हुई दूरी का आधा यानी 25 मीटर तय करना होगा। रुको, मतलब अगर मैं दौड़ रही हूँ तो पहले 50, फिर 25, फिर 12.5, फिर 6.25। अरे ये तो मैं भिन्नों या फ्रैक्शंस के एक अनंत लूप में फंस गई। बिल्कुल। अगर मैं हर बार बची हुई दूरी का आधा ही तय कर पा रही हूँ तो तकनीकी रूप से तो मैं कभी फिनिश लाइन को छू ही नहीं पाऊंगी। एकदम सटीक, यही ज़ेनो का तर्क था। उनका मानना था कि स्थान या स्पेस कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार है, और इसे हमेशा अनंत तक छोटे और छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। अच्छा। इसलिए किसी भी दूरी को तय करने के लिए आपको अनंत बिंदुओं से होकर गुजरना पड़ेगा, और जाहिर है किसी भी इंसान के लिए अनंत बिंदुओं को पार करना गणितीय रूप से असंभव है। जिन्होंने अपने इस तर्क से उस समय के बड़े बड़े विचारकों का सिर चकरा दिया था। वाकई ये तो दिमाग घुमाने वाला है। तो डेमोक्रिटस ने इस तार्किक जाल को काटा कैसे? क्योंकि मतलब हम अपनी आंखों से तो देखते ही हैं ना कि लोग दौड़ पूरी करते हैं और चीजें अपनी जगह से हिलती हैं। डेमोक्रिटस ने इसका बहुत ही स्मार्ट और एकदम बुनियादी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ज़ेनो की सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि स्थान और पदार्थ को अनंत तक बांटा जा सकता है। डेमोक्रिटस ने कहा, नहीं, विभाजन की एक ठोस सीमा होती है। मतलब आप उस सेब को हमेशा के लिए नहीं काट सकते। एक बिंदु ऐसा आएगा जहां वो टुकड़ा इतना छोटा हो जाएगा कि उसके और टुकड़े करना भौतिक रूप से असंभव होगा। ओके। ग्रीक भाषा में ए का मतलब होता है नहीं और टोमोस का मतलब है काटना। बस यहीं से जन्म हुआ एटम का, यानी वो कणों जो ना कटने वाला हो। अरे वाह, ये तो कुछ आज के डिजिटल स्क्रीन जैसा हो गया। जैसे अगर आप किसी टीवी या मोबाइल स्क्रीन की तस्वीर को जूम करते जाएं तो अंत में आपको चौकोर पिक्सेल्स दिखाई देंगे। बिल्कुल सही। आप एक पिक्सल को आधा नहीं काट सकते। दुनिया की हर तस्वीर उन्हीं न कटने वाले पिक्सल से बनी है। ये बहुत बेहतरीन तुलना है। डेमोक्रिटस मूल रूप से यही कह रहे थे कि ये पूरा ब्रह्मांड एक तरह से पिक्सेलेटेड है, और क्योंकि ब्रह्मांड अनंत रूप से विभाजित नहीं है, क्योंकि इसमें पिक्सेल्स यानी एटम मौजूद हैं, इसलिए आप दौड़ पूरी कर सकते हैं। ज़ीनो का गणित बस इसलिए गलत था क्योंकि वो ये मान बैठे थे कि दूरी को अनंत तक काटा जा सकता है, जबकि डेमोक्रिटस ने कहा कि एक जगह आकर आपको रुकना ही पड़ेगा। ये तो वाकई बहुत बड़ा यूरेका मोमेंट है। लेकिन यहाँ से एक और बहुत गंभीर सवाल पैदा होता है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ इन छोटे छोटे पिक्सेल्स या एटम से बना है, तो ये दुनिया इतनी रंगीन,
इतनी विविधता से भरी हुई कैसे काम कर रही है? यही तो असली पहेली है। हमारे स्रोत बताते हैं कि डेमोक्रेटस के इस यांत्रिक या कहें तो मैकेनिकल विचार ने उस समय के समाज की नींव हिलाकर रख दी थी। और उस भूचाल की सबसे बड़ी वजह थी एक बहुत ही कट्टर और साहसिक अवधारणा, जिसे उन्होंने कहा शून्य या वॉइड। डेमोक्रिटस ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही चीजें मौजूद हैं। सिर्फ 2? हाँ, पहला परमाणु जो अमर और अपरिवर्तनीय है, और दूसरा खाली जगह यानी शून्य। खाली जगह? लेकिन अगर कोई चीज खाली है, मतलब वो कुछ नहीं है, तो वो मौजूद कैसे हो सकती है? यही तो उनकी सबसे क्रांतिकारी छलांग थी। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बक्सा है जो लेगो ब्लॉक से पूरी तरह से ऊपर तक खचाखच भरा हुआ है। उसमें एक सुई घुसने की भी जगह नहीं है। ठीक है। तो क्या आप उन ब्लॉक्स को हिलाकर कोई नई चीज जैसे कोई घर या गाड़ी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ब्लॉक्स को हिलने की जगह ही नहीं मिलेगी तो वे आपस में जुड़ेंगे कैसे? वे तो अपनी जगह पर पूरी तरह जाम हो जाएंगे। बस डेमोक्रिटस ने ठीक यही बात समझाई। उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मांड में चीजें बदल रही हैं, जैसे एक पेड़ बढ़ रहा है, पानी भाप बन रहा है या इंसान चल फिर रहे हैं, तो उसका सीधा सा मतलब है कि परमाणुओं को हिलने डुलने के लिए खाली जगह की जरूरत है। ओह! इसलिए शून्य का अस्तित्व उतना ही सच है जितना कि पदार्थ का। जो भी नया रूप हम देखते हैं वो केवल इन परमाणुओं का खाली जगह में घूमना और नए तरीकों से आपस में जुड़ जाना है। परमाणु खुद कभी पैदा नहीं होते और न कभी मरते हैं। तो यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है और मुझे लगता है कि यहीं पर वो असली खतरा भी मंडरा रहा है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। अगर मैं इस बात को गहराई से सोचूं ना, तो ये बहुत ही डरावना विचार है। डरावना कैसे? मतलब अगर हर एक चीज, पेड़, जानवर, इंसान और यहाँ तक कि हमारे विचार भी केवल परमाणुओं के एक खाली जगह में बेतरतीब ढंग से टकराने और जुड़ने का नतीजा है, तो फिर हमारी आत्मा का क्या? बिल्कुल। जीवन का उद्देश्य क्या है? इस सिद्धांत के हिसाब से तो इंसान केवल एक बायोलॉजिकल मशीन बनकर रह जाता है। और आपको पता है, यही वो बिंदु था जिसने उस समय के दार्शनिकों और धार्मिक लोगों को खौफ से भर दिया था। मतलब अगर सब कुछ केवल परमाणुओं का यांत्रिक खेल है, तो इसका मतलब है कि कोई ईश्वरीय योजना है ही नहीं। हाँ। मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। इंसान और पत्थर के बीच का फर्क सिर्फ परमाणुओं के जुड़ने के तरीके का है। महान दार्शनिक प्लेटो, जो कि आदर्शवाद और ईश्वरीय रचना में बहुत गहराई से विश्वास करते थे, वो इस विचार से इतनी नफरत करते थे कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार वे चाहते थे कि डेमोक्रिटस की लिखी गई हर एक किताब को आग में जला दिया जाए। प्लेटो का किताबों को जलाने की बात कहना वाकई ये दिखाता है कि ये महज कोई साइंटिफिक असहमति नहीं थी, बल्कि ये तत्कालीन सत्ता और धार्मिक मान्यताओं के लिए सीधा खतरा था। एकदम सही। प्लेटो को डर था कि अगर लोग ये मान लेंगे कि जीवन का कोई महान या अलौकिक उद्देश्य नहीं है और सब कुछ केवल परमाणुओं का अंधाधुंध टकराव है, तो समाज की नैतिकता पूरी तरह चरमरा जाएगी। जो कि उस समय के हिसाब से एक जायज डर था। हाँ, और बाद में जो शुरुआती ईसाई विचारक आए, उन्होंने भी सदियों तक इन विचारों को दबाए रखा। लेकिन विडंबना देखिए, हजारों साल तक इस ज्ञान को दबाने की कोशिशों के बावजूद 20वीं सदी की आधुनिक भौतिकी ने यह साबित कर ही दिया कि डेमोक्रिटस अपने मूल विचार में बिल्कुल सही थे। हम वास्तव में परमाणुओं और उनके बीच के खाली स्थान से ही बने हैं। ये बात मुझे सच में हैरान कर देती है। मतलब सोचिए, उस आदमी के पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था जो परमाणुओं को देख सके। तो ये ज्ञान आया कहाँ से? अगर हमारी आंखें किसी चीज को देख ही नहीं सकती, तो हम जान कैसे सकते हैं कि वो मौजूद है? इसके लिए हमें डेमोक्रिटस के सोचने के तरीके को समझना होगा। वे एक बहुत ही सख्त तर्कवादी, या जिसे हम रैशनलिस्ट कहते हैं, वो थे। उनका मानना था कि हमारी मानवीय इंद्रियां, यानी हमारी देखने, सुनने, छूने या चखने की क्षमता बहुत ही कमजोर और झूठी हैं। झूठी हैं? हाँ, वे हमें वास्तविकता की सही तस्वीर नहीं दिखाती, बल्कि हमें धोखा देती हैं। ये मुझे रेगिस्तान की उस घटना की याद दिलाता है, जैसे जब हम किसी बहुत गर्म दिन में लंबी पक्की सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं, तो दूर सड़क पर हमें पानी भरा हुआ दिखाई देता है। हाँ, जिसे हम मृग तृष्णा या मिराज कहते हैं। बिल्कुल। हमारी आंखें पूरी तरह से हमें यकीन दिलाती हैं कि वहाँ पानी है, लेकिन असल भी वहाँ केवल गर्म हवा होती है। बिल्कुल। और डेमोक्रिटस ने इसी मृग तृष्णा वाले विचार को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी आंखें हमें रेगिस्तान में पानी होने का झूठ बोल सकती हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वे हमें बाकी चीजों के बारे में सच बता रही हैं? पॉइंट है।
उन्होंने इंद्रियों से मिलने वाले संवेदी ज्ञान को नाजायज ज्ञान या बास्टर्ड नॉलेज कहा। उनके अनुसार ये ज्ञान पूरी तरह अविश्वसनीय है और हमें कभी भी ब्रह्मांड के असली सच तक नहीं ले जा सकता। तो अगर हमारी आंखें और कान हमें सच नहीं बता रहे हैं तो हम सच तक पहुंचेंगे कैसे? मतलब डेमोक्रिटस का विकल्प क्या था? उनका विकल्प था सच्चा ज्ञान, या जिसे उन्होंने ट्रू बॉर्न नॉलेज कहा। और ये ज्ञान केवल और केवल शुद्ध तर्क या प्योर लॉजिक से आता है। डेमोक्रिटस का मानना था कि जब हमारी आंखें और भौतिक इंद्रियां हार मान लेती हैं, तब हमें अपने दिमाग की आंखों का, अपनी तर्क क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, तो बेसिकली वे हजारों साल पहले बिना किसी तकनीक के पूरी तरह से थ्योरेटिकल फिजिक्स कर रहे थे। बिल्कुल। वे अपने दिमाग में थॉट एक्सपेरिमेंट्स चला रहे थे, ये देखने के लिए कि अगर ब्रह्मांड को टुकड़ों में बांटा जाए तो गणित और लॉजिक के आधार पर क्या होगा। एकदम सही। ये मानव मस्तिष्क की क्षमता का एक अद्भुत और बेजोड़ उदाहरण है। वे ये साबित कर रहे थे कि इंसान का दिमाग वास्तविकता के उन स्तरों को भी देख सकता है जहां तक शरीर की भौतिक सीमाएं पहुंच ही नहीं सकती। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम इस पूरे दर्शन और इतिहास को एक साथ रखकर देखें ना, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो कैसे? हमारे स्रोतों में ये साफ लिखा है कि डेमोक्रिटस भले ही परमाणु के मामले में सही साबित हुए, लेकिन प्राचीन काल के इन तमाम विचारकों ने बहुत से ऐसे दावे भी किए थे जो सिरे से गलत थे। हाँ, वो तो है। जैसे थेल्स का ये मानना कि ब्रह्मांड का मूल तत्व केवल पानी है, या फिर कुछ अन्य दार्शनिकों का ये सोचना कि इंसान प्रागैतिहासिक मछलियों के पेट से विकसित हुए हैं। अगर हम आज के विज्ञान के चश्मे से देखें तो इनके अधिकांश बुनियादी जवाब पूरी तरह गलत थे। तो फिर हम आज भी इन पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। हमें ये समझना होगा कि उनकी महानता उनके सही जवाबों में नहीं थी, बल्कि उनके सही तरीके में थी। तरीके में? हाँ, डेमोक्रिटस या थेल्स से पहले जब भी कोई ज्वालामुखी फटता था या बिजली कड़कती थी, तो पूरी दुनिया का एक ही जवाब होता था: देवता क्रोधित हैं। इन विचारकों ने मानव इतिहास में पहली बार खड़े होकर कहा, नहीं, मैं इन घटनाओं को समझाने के लिए किसी भी अलौकिक या जादुई शक्ति का सहारा लेने से इनकार करता हूं। मैं प्रकृति के नियमों को खोजूंगा। मतलब उन्होंने दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल दिया। अंधविश्वास की जगह उन्होंने एक यांत्रिक और तार्किक प्रणाली को रख दिया। बिल्कुल। उन्होंने सवाल पूछने और तर्क करने का एक नया ढांचा तैयार किया। भले ही शुरुआत में उनके निष्कर्ष गलत रहे हों कि सब कुछ पानी है या सब कुछ आग है, लेकिन उनका काम करने का तरीका बिल्कुल वैज्ञानिक था। वे एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े थे जहां उन्हें पता था कि वो गलत भी हो सकते हैं, और इसे ही सही होने की खोज में गलत होने का साहस कहते हैं। क्या बात है। जब आप बिना किसी नक्शे के एक नए इलाके में जाते हैं तो आप भटकते हैं, गलत रास्ते पकड़ते हैं, लेकिन आपके वो गलत कदम ही बाद में आने वालों के लिए सही नक्शा बनाते हैं। इन विचारकों ने जिस तर्क और संदेह की नींव रखी, उसी पर आज का हमारा पूरा विज्ञान और आधुनिक ढांचा खड़ा है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। विज्ञान असल में सफलताओं का नहीं, बल्कि पुरानी गलतियों को सुधारने का इतिहास है। डेमोक्रिटस का काम हमें बताता है कि अगर हमारा तरीका सही है, अगर हम लॉजिकल रूप से सोच रहे हैं, तो आज की हमारी गलतियां कल के किसी बड़े सच का रास्ता खोल सकती हैं। और डेमोक्रिटस ने हमें ये भी सिखाया कि भौतिक सीमाओं को अपनी बौद्धिक सीमाओं पर हावी मत होने दो। नाजायज ज्ञान से सच्चे ज्ञान तक का सफर ही दर्शन शास्त्र का मूल उद्देश्य है। ये पूरी चर्चा वाकई दिमाग के बंद दरवाजे खोलने वाली रही है, लेकिन इस बातचीत ने मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल पैदा कर दिया है जिसे मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी, ताकि इस पर हम सब खुद विचार कर सकें। बिल्कुल, बताइए। को पार करने के लिए शुद्ध तर्क का सहारा लिया। अब आज के इस आधुनिक युग में हम बहुत गर्व से सोचते हैं कि हमने विज्ञान में अविश्वसनीय प्रगति कर ली है। हमारे पास ऐसे विशाल टेलीस्कोप्स हैं जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर की आकाश गंगाओं को देख सकते हैं। हमारे पास ऐसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप और पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो परमाणुओं को भी चीरकर उनके भीतर देख सकते हैं। हाँ, तकनीक तो बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन क्या ये संभव है कि आज के हमारे ये सबसे उन्नत, सबसे जटिल वैज्ञानिक उपकरण भी केवल हमारी भौतिक इंद्रियों का ही एक विस्तार हो? और अगर वे हमारी इंद्रियों का ही हिस्सा हैं,
तो क्या उनकी भी अपनी कोई अदृश्य और अचूक सीमा नहीं होगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जरा सोच कर देखिए, जैसे डेमोक्रिटस के लिए सेब को काटने की एक सीमा थी जो परमाणु पर आकर रुक गई थी, क्या आज के विज्ञान की भी कोई ऐसी ही अदृश्य सीमा है जो हमारे इन करोड़ों डॉलर के उपकरणों को ब्रह्मांड का सबसे गहरा, सबसे असली सच देखने से रोक रही है? क्या हम आज भी ब्रह्मांड की कोई बहुत ही उन्नत किस्म की मृग तृष्णाई देख रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से तर्क, वास्तविकता और विज्ञान की सीमाओं पर हमें नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। शायद ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य आज भी हमारी मशीनों से बाहर किसी नए डेमोक्रिटस के दिमाग में पैदा होने वाले शुद्ध तर्क का इंतजार कर रहे हैं।